हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे आ चुका है। और आप लोग एक एक टॉपिक को इतने ईमान से पढ़े होंगे और बार बार रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के तैयार होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि रिवीजन को मत छोड़िए, एक टाइम टेबल बना लीजिए और रिवीजन करते रहिए। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो उसके लिए मैं हाजिर हुई। जैसे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितनी बार पूछा हुआ है बाबू। दिया हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ये दिया हुआ बाबू, ओम के नियम की व्याख्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिर बोला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, यानी कहने का मतलब है, या आपसे पूछ लेगा अनुगमन वेग होता क्या है, पहली बात कि अनुगमन वेग क्या होता है। दूसरी बात पूछता है कि अनुगमन, कभी कभी अनुगमन वेग का डेरिवेशन पूछ लेता है, जो विभीडी क्या होता है। कभी कभी अनुगमन वेग धारा में संबंध पूछ लेता है, कभी कभी तो अनुगमन वेग से ओम के नियम का पूछ लेता है। मतलब इसी में से घुमा फिरा के एक तो आने वाला ही है, इसलिए टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है अनुगमन वेग की व्याख्या करना है। तो अनुगमन वेग की व्याख्या आप कैसे करोगे, और उसके बाद से उसके बेस पर आप जो दिया हुआ है ओम का नियम, ओम का नियम पढ़े किए हो। ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में लगाओ कि ओम का नियम आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। ओम ने कहा था, यदि कोई चालक है और इस चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब क्या है, स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों के बीच का जो क्या होता है, विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में। उसी को मैं प्रूव करने वाला हूं यहाँ, बट किसके अनुसार, अनुगमन वेग के आधार पर। तो ध्यान से सुनिएगा, चलिए अब हम चलते हैं प्रूव करने। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। तो क्या करोगे जी, सबसे पहले आप एक सुंदर सा फोटो बना लीजिएगा। मान लीजिए यह एक तार है, यह दिया हुआ है, यह हमारा एक तार है, यह एक तार है। तार मान लेते हैं, इस तार की लंबाई क्या दिया है जी, यल दिया है, इलेक्ट्रॉन ई है, अनुगमन वेग क्या दिया है इसका, वीडी दिया हुआ है। जब इसको इसके ऊपर भी विभवांतर स्थापित कर देते हैं, क्या करते हैं जी, भी विभवांतर स्थापित कर देंगे। जैसे ही विभवांतर भी स्थापित कर दोगे, इसमें एक करंट क्या बोलते हैं, धारा आई बहने लगेगा। इस कंडीशन में मतलब ई वी डी एल आई वी, तो इन्हीं सब का प्रयोग करके मैं प्रूव करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखोगे, माना एक यल लंबाई का तार है, क्या दिया जी, यल लंबाई का तार दिया हुआ है। उस यल लंबाई के तार में क्या क्या, उसको बाह्य ये जो वैद्युत क्षेत्र जो दिया हुआ है वोल्टेज V से जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताया क्या होगा अनुगमन वेग में कि जब दो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं, जैसे मैं बता दूं, एक यह इलेक्ट्रॉन है, एक यह इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का ये टक्कर, तो कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होता है, इन टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है उसी को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब दो सक्सेसफुली कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक के बाद एक, तो दो टक्कर के बीच का जो औसत वेग है उसी को अब हम लोग अनुगमन वेग के नाम से या अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आधार पे मुझे प्रूव करना है। तो एक चीज और जान लीजिएगा, हम लोग प्रूव कर चुके हैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। अगर इसका डेरिवेशन चाहिएगा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और आपको पूरा का पूरा वीडियो लाइन से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हम आप क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन मेरा पूछा क्या है। तो इसके बेस से मैं कह रहा हूं, माना, यहां लिखोगे, माना यल लंबाई का, यल लंबाई का एक चालक तार है, क्या है जी, चालक तार है, एल लंबाई का एक चालक तार है। देख लो, यहीं से लिखना है, अपने दिमाग में कुछ नहीं हो तब भी फिगर बना लोगे ना, लिख सकते हो। तो एल लंबाई का कोई चालक तार है जिसके सिरों पर, जिसके सिरों पर भी विभवांतर, भी विभवांतर आरोपित करने पर, भी विभवांतर आरोपित करने पर धारा क्या बहती है जी, धारा आई बहती है। जब धारा आई बहती है तो इसी के बारे में मुझे बात करना है, ध्यान सुनो। तो आई इक्वल टू होता क्या जी, हम लोग पढ़े हैं एन ई ए के साथ वी डी पढ़े हुए हैं, डेट इक्वेशन क्या होता है जी, फर्स्ट। और इसको बताने के लिए एक चीज दिमाग में रखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। और वो ट्रिक, जैसे कहने का मतलब ये है कि डेरिवेशन इतना ज्यादा है
तो आप पढ़ते हो इसका, उसमें भूल जाते हो। तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि कोई भी डेरिवेशन करना है तो उसके कुछ कोडिंग कर लिया करो। कोडिंग कर लोगे तो फायदा क्या होता है ना जी, कोडिंग रहेगा ना तो तुरंत आप कहोगे अच्छा ये निकालिए, अब क्या निकालना है। तो इसके बाद जैसे तुम भूल गए तो उसके लिए कोई भी भूल सकता है। देखो आई ई एफ ए, आईफा, आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, सुनी होगी आईफा अवार्ड। तो देखना इसी आईफा से मैं निकालूंगा 4 इक्वेशन, एक आई का, एक ई का, एक एफ का और एक ए का। चारों इक्वेशन निकलने के बाद क्या निकालते हैं वो आगे बताया जाएगा। बस ये 4 इक्वेशन अगर दिमाग में हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन मैं निकाल चुका हूं, आई इक्वल टू एन ए वी डी। दूसरा क्या है जी, ई। तो चालक तार के मैं लिखूंगा, चालक तार के, चालक तार के प्रत्येक सिरों पर, मतलब प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर, चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे। ठीक है रसगुल्ला। तो वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो आपको मैं बता दिया हूं बहुत पहले शुरू में ही। ई इक्वल टू क्या पढ़े हो जी, भी अपान में डी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ई इक्वल टू भी अपान डी, दोनों तारों के बीच का दूरी होता है। ई इक्वल टू भी अपान में डी, कई जगह ये आर मिल जाएगा, कई जगह क्या मिलता है, आर मिलता है। लेकिन यहाँ तारों की लंबाई यल दिया है, यहाँ क्या आ जाएगा, यल। यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ से क्षेत्र ई इक्वल टू हो जाएगा मेरा भी अपान में यल। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ई इक्वल टू भी अपान में यल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा क्या जी, सेकेंड, ई इक्वल टू भी अपान में यल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए, सारा काम आसान हो जाएगा। यहां से करने के बाद ई मिल गया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं जी, एफ, एफ निकालना है। तो एफ इक्वल टू क्या पढ़े हो, तो ध्यान से सुनना। ये बात है ना कि पुरानी वाली चीजें जैसे आप पढ़े हो, ई इक्वल टू क्या होता है जी, एफ अपान में क्यू। पढ़े हो ई इक्वल टू एफ अपान में क्यू होता है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि एफ बता दो, कहोगे सर क्यू यहां जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मैं यही फार्मूला यूज करने वाला हूं। और यहाँ क्या है जी, ई क्यू के जब इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा ई इंटू में ई। बस यही हमारा है, एफ इक्वल टू ई इंटू में ई। अब ध्यान से सुनना, यही इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिखने चल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब डायरेक्ट आपको मैं बता दूं, यहां से मैं बोल दूं ई चालक तार के, चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक बिंदु नहीं इलेक्ट्रॉन पर लिखेंगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल कैसे बताओगे जी, वैद्युत बल एफ इक्वल टू ई के साथ ई। अभी बताया ना, एफ बराबर क्या, ई के साथ ई। अब बताओ यहाँ ई की वैल्यू क्या दिया है, वी अपान में एल दिया ना, तो ई के वैल्यू वी अपान एल ला के मैं यहाँ रख दूंगा तो एक चीज और मिल जाएगा, एफ इक्वल टू ए हमारा ई है, कैपिटल ई की वैल्यू वी अपान एल, ये हो जाएगा वी, नीचे क्या हो जाएगा हमारा जी एल। डेट इज इक्वेशन नंबर कितना हो गया जी, 3 हो गया। पहले ध्यान से सुनिएगा, अब फोटो खींच लीजिए इसका। मैं क्या बोला हूं जी कि सबसे पहले तार लिया हूं, आई बराबर यानी ये वी डी, ए आ गया मेरा। दूसरा ई इक्वल टू वी बाई वी एल, आई ई निकल गया। तीसरा एफ बराबर ई इंटू में ई, ई की वैल्यू ला के वहां रख दिया, एफ बराबर ई वी अपान में एल। डायरेक्ट इक्वेशन कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट पिक्चर में मैं चल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लेते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल यम है, तो उस पर लगने वाला, तो उस पर लगने वाला त्वरण, उस पर लगने वाला मैं त्वरण निकालूंगा। अब देखो ए हो जाएगा ए इक्वल टू एफ बटे में एम हो जाएगा। अब कहोगे सर ई कहां से आ गया, तो यह सुन लो, एफ इक्वल टू क्या पढ़े हो जी, एम में पढ़े हो। यह बराबर माँ, जब भी फोर्स लगे कौन आ जाती है, माँ। ठीक है, वही है, यह बराबर एम में। तो यहाँ से मैं बोलूंगा एम इक्वल टू एफ, ए से देखो गुणा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा भाग, तो ई एम बराबर सॉरी, यहाँ से ए बराबर एफ बाई में क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एफ बाई में एम, यहीं से मैं लाके वहां रख दिया हूं। अब ध्यान से सुनिएगा आप, ए बराबर एफ बाई एम, एफ अभी जस्ट पहले निकाला हूं, तो यहां से हो जाएगा ए इक्वल टू, देख लो, एफ बराबर क्या, ई वी अपान में एल, ई वी अपान में एल, ई वी अपान में एल, एम पहले ही से दिया हुआ है यहाँ, तो ए हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से सुन लो, अल्फा वाट तक हम पहुंच चुके हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हमें बात करना है कि मान लेते हैं उसके वेग में वृद्धि कितना हो रहा है। जैसे कहने का मतलब दो कंडीशन है कि पहले उसमें उसका जो अनुपस्थित है, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, फिर उपस्थित हो जाएगा तब कितना हो जाएगा। तो मैं मान लिया हूं, यहां से माना इसके वेग में वृद्धि कितना दिया जी, ए के साथ क्या है, टाउ है, टोटल दिया है, ए के साथ टाउ दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, दो कंडीशन है, तो उसकी जो वेलोसिटी दिया हुआ ना, जैसे मान लो उस जो भी वोल्ट की बैटरी था उससे जोड़े नहीं थे, जब जोड़े नहीं थे तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, u1 थी। जोड़ने के बाद वेग में वृद्धि कितना होता है जी, ए टाउ, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, ए टाउ उसमें प्लस कर देंगे, तो कहेंगे ई की अनुपस्थिति में, यानी जब ई क्या है, अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ई की अनुपस्थिति में क्या होगा। अब सॉरी, अब देखिए यहां से मैं बोल रहा हूं ई की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, जब देखो यहां से बोला है अनुपस्थिति में इसका वेग कितना है जी, u1 है, तो ई की उपस्थिति में, ई की उपस्थिति में वेग कितना हो जाएगा जी, कितना बढ़ रहा है, ए टाउ ना, तो हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1। कोई दिक्कत, u1 था, बढ़ गया कितना, ए के साथ टाउ 1, एसोसिएशन तो हो ही रहेगा। अब ध्यान से सुन लो, मैं बोलूंगा ए के साथ टाउ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग, जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग निकालोगे तो बस ऐसे निकालते जाओ, क्या हो जाएगा जी, u2 प्लस ए हो जाएगा, टाउ 2 हो जाएगा, फिर कामा u3 प्लस ए के साथ टाउ 3, एंड डॉट 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 कहाँ तक है जी, n तक है, तो un के साथ a प्लस ए के साथ क्या हो जाएगा, टाउ 1। इस तरह से हम सबका वेग निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे ये मिल गया तो अब मुझे चाहिए vd, मतलब चाहिए vd क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है जी, ये औसत चाल, ये जो पूरा का पूरा दिया हुआ है इसका औसत चाल निकाल लेंगे, और जैसे ही औसत वेग निकाल लेंगे, औसत वेग में क्या होता है जी, कुल वेगों का योग बटे में वेगों की संख्या, मतलब 1 2 3 n दिया हुआ है वो निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। इसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला, ये देखो मेरा ये हो गया। अब अगला पेज आएगा, औसत अनुगमन वेग। क्या बताना जी, अब हमें बताना है औसत अनुगमन वेग। अब मुझे बताना है औसत अनुगमन वेग, तो कैसे निकालोगे औसत अनुगमन वेग, तो ध्यान से सुन लेना बाबू, vd इक्वल टू कुल वेगों की संख्या, कुल वेग जितने लाने के वेग है, कुल वेगों की संख्या बट्टे में क्या आ जाएगा जी, n। तो यहां से मैं निकालूंगा vd इक्वल टू, पहला क्या है जी, u1 प्लस ए के साथ टाउ 1 पहला है, फिर प्लस दूसरा क्या है जी, u2 के साथ ए टाउ 2, फिर प्लस u3 के साथ ए के साथ टाउ 3, प्लस डॉट 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 लास्ट में कहाँ है जी,
यू एन प्लस ए के साथ टाउ वन। सबको मैं लिख जोड़ दिया हूं, जो पीछे लिखे हो देख लो, ये जो यहाँ लिखे हो मैं सबका क्या कर दिया हूँ, प्लस कर दिया हूँ। प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा जी, किससे डिवाइड करना है हम लोग को, एन से डिवाइड करना है। यहां से मैं बता दूं u1 u2 u3 सबको एक पास कर ले रहा हूं, ए टाउ वन ए टाउ टू को एक पास कर ले रहा हूं। तो क्या करोगे जी, ये देख लो वीडी, अरे मेरे रसगुल्लों आप देखो सबसे पहले जैसे जैसे कर रहे हैं ना वैसे वैसे आपको करना है। ए u3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 कहां तक हो जाएगा या un, लिख लिया जी, निचवा का है जी n है। अब ये रहा मेरा प्लस का साइन। अब ध्यान से सुनो, ए टाउ वन देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, सब में ए है। तो थोड़ा स्टेप बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सब में से ए कॉमन ले लिया हूँ, ए कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या है टाउ वन, नीचे क्या हो जाएगा जी एन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से बोलना क्या है जी, चूंकि ध्यान से देखना, क्या देखना है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या दिया है u1 अपान में n की वैल्यू क्या होती है नीचे वाला 0, और यहाँ से टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 क्या दिया है टाउ वन अपान में n की वैल्यू क्या होती है जी, मैं यहाँ से रख लूँ इसका टाउ। ये दोनों वैल्यू उठा के जब रखोगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो ये हो जाएगा वी डी इजक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस ए के साथ टाउ इज इम्प्लाइड एट, के लिए क्या लिख लोगे वी डी इजक्वल टू ए के साथ टाउ। समझ में आ गया, 4 इक्वेशन मिल गया है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है। ध्यान से सुन लो, अब देखो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में दिया ना, उस ए की वैल्यू लाके यहाँ मैं पुट करने वाला हूँ, ठीक है, ये भी वाला भाई हम ये लाके मैं पुट कर लेना हूँ। एक बार ये देख लो, ए वाला कितना है, ए वाला देखो कितना है जी, ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, यहाँ ए दिया हुआ है ई भी अपान में एल एम। तो ए का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर नाम क्या है जी ई भी बाई एल एम। अब यहां से देखो मैं क्या करूंगा जी, इसमें ई भी बाई एल एम रखने पर ए का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आ गया जी, वी डी इक्वल टू ए की वैल्यू ई भी अपान में क्या दिया है जी एल एम, ए हो गया। अब बगल में कौन है जी टाउ है, कोई दिक्कत, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हम लोग बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से वीडी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक क्या है, अब देखो वीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुन लो, समीकरण 1 दिया है वी डी इक्वल टू, इसका मान रखना, समीकरण 1 दिया है आई बराबर एन ई ए वी डी, पीछे देख लो दिखा भी दे रहे हैं आपको, देखो ये कहाँ गया, यहाँ देखो आई बराबर एन ई ए वी डी, इसी में मैं लाके वहां रख, आई बराबर एन ई ए वी डी में लाके रख दिया, आई बराबर एन ई ए वी डी पड़े हो ना, यही ला के रख लो तो हो जाएगा आई इक्वल टू, देखो अब ध्यान से सुनना, हाई एन है, हाई ई है, हाई ए है, अपने सीट पर वी डी का मान क्या है जी, वी डी का मान दिया है ई वी, नीचे क्या दिया जी एल एम, और यहाँ दिया है टाउ, ला के रख लिया। अब हमारा कहानी लगभग पहुंच चुके हैं, मंजिल के करीब आ चुके हैं, तो घबराइएगा नहीं बस, क्योंकि मंजिल के करीब ही आके भागते हैं हम लोग, देखते हो रील्स आप लोग। तो देखो यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया आई दिया हुआ है, तो यहाँ करना क्या, भी और आई में जो रिलेशन बताना है हमको, वही तो ओम्स लॉ होता है जी। अब देखोगे यहाँ से आई इक्वल टू एन एगू कितना हो जाएगा ई पर 2 एन ई स्क्वायर ए और क्या दिया है भी, और क्या हो जाएगा टाउ, और नीचे क्या हो जाएगा जी एल के साथ एम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, आई के साथ हो जाएगा एल एम बराबर एन ई स्क्वायर ए वी टाउ, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से ई वी एल एम ए टाउ दिया है, इन सबको हटा के भी और आई को एक पास ले जाना है। देखो भी दिया हुआ है,
यहाँ हमारा v है और यहाँ हमारा क्या है i है, इनको उधर लेके जा रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा m। देखो n ई स्क्वायर ए टाउ अपने सीट पर, यहाँ क्या है v और नीचे आ जाएगा i। ध्यान से सुनना, v अपने सीट पर है, i इधर है, i इसके साथ गुणा में है ना, और यहाँ v सबके साथ गुणा में है, ये सब गुणा में है तो इसके साथ भाग में आ जाएंगे, जो गुणा में कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और i इसके साथ आ जाएगा, तो v अपन आई इक्वल टू एल एम अपन एन ई स्क्वायर ए के साथ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा है जितना दिख रहा है ना, ये सब नियत है, यानी कि v अपन आई बराबर क्या हो जाएगा जी, नियत है, नियत है जिसकी वैल्यू क्या होती है आर, या v अपान आई इक्वल टू क्या होता है आर, आर यानी कि एल एम अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ की वैल्यू क्या होती है जी, आर होती है। ध्यान सुनिए, अतः यही ओम का नियम है, अतः यही ओम का नियम है। v अपान आई इक्वल टू आर। थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी आपको, क्योंकि ये वाला जो डेरिवेशन है थोड़ा लंबा है। डेरिवेशन कहने का मतलब लंबा करा इसलिए गया है क्योंकि आपको स्टेप स्टेप बताया गया है कि कहीं से दिक्कत ना हो। तो अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो कई स्टेप आगे आगे भगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज समझ में आ जाता है तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा शुरू से। तो ध्यान से सुनो मेरे बाबू रसगुल्ला, क्या दिया है जी, एक यल लंबाई का तार दिया हुआ है और यल लंबाई के तार में यह बोला है क्या जी, कह रहा है कि यह जो यल लंबाई का तार है उसको जब बाह्य छेद से जोड़ा गया है भी बोल्ट से, तो भी बोल्ट से जोड़ने पर हुआ क्या जी, उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ है, और जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होगा तो उसमें धारा बह रहा है, धारा बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन ई है, अनुगमन पे क्या दिया है, भीडी दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए भीडी। आई बराबर एन ई भीडी हो गया। चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर पैतुछेद निकालोगे, वो क्या होता है जी, भी अपान में यल होता है। अब कह रहा चालक तार के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ई इंटू में ई हो जाएगा। अभी बतेबे कि ये होता है ई इक्वल टू क्या होता है जी, एफ अपान में क्यू। इसी फार्मूले से निकाया हूं, क्यू की वैल्यू यहाँ क्या रखा गया जी, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अब देखना एफ बराबर ई वी अपान में एल, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलो यहाँ तक फोटो खींचो, यहाँ तक खींचो। अब आई देखो, ये देख लो, फिर बोला हूँ यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो उस पर लगने वाला त्वरण क्या होगा, ए बराबर एफ बाई एम। ई देखो एफ की वैल्यू ई वी अपान में एल, ये बगल वाला एम अपनी सीट पर है। कलर भी मैं चेंज कर दिया हूँ कि आपको पता चले कि क्या दिया हुआ है। अब देखो ई वी अपान में एल 4 हो गया। अब इसके वेग में वृद्धि कितना हो रहा है जी, ए के साथ टाउ हो रहा है। ई की अनुपस्थिति में उष्मीय वेग है, क्या बोलते हैं जी इसको, उष्मीय वेग। जो उष्मीय वेग दिया हुआ है u1 हो u1, तो ई की उपस्थिति में वेग u1 प्लस ए टाउ1 हो जाएगा। बढ़ के कितना हो जाएगा, जब आ जाएगा ई तो बढ़ जाएगा, तो u1 प्लस ए के साथ टाउ1। इसी प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग u2 प्लस ए टाउ2 हो जाएगा, u3 प्लस ए टाउ3 डॉट डॉट एंड है, तो u1 प्लस क्या हो जाएगा, ए के साथ टाउ1 हो जाएगा। अब अगला देखो पेज क्या है जी, औसत अनुगमन वेग निकालना है। औसत अनुगमन वेग क्या होता है जी, कुल वेगों की संख्या, क्या जी, कुल वेगों की संख्या अपान में एन। u1 प्लस ए टाउ1 सबको जोड़ लिया है, एन से भाग दे दिए हैं। तो देखो यहाँ u1 u2 u3 डॉट डॉट कहाँ थे, u1 नीचे हो जाएगा एन, ए टाउ1 ए टाउ2 ए टाउ3 एक साथ कर लेंगे, नीचे हो जाएगा एन। सब में ए है बाहर निकालेंगे। अब मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा नीचे वाला क्या है, जब अनुपस्थित रहेगा तो 0 होता है। और टाउ1 टाउ2 एन दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, टाउ ला के रख लेंगे, 0 प्लस ए टाउ, वी आ जाएगा हमारा ए टाउ। समीकरण नंबर 4 से इस ए का मान जो आया है ला के मैं यहाँ पुट कर दिया हूँ। ए का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर वी बराबर ई वी बाई एल एम के साथ क्या हो जाएगा, टाउ। जैसे ही वी निकलेगा, इस वी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, आई बराबर यानी ये वी, यहाँ ला के मैं रख दिया वी की वैल्यू। देखो पूरा का पूरा ये हमारा वी है। वी लाने के बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पहुंच गया, लेकिन हमको रिलेशन दिया हुआ है वी और आई में ही रिलेशन चाहिए। v और i में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या किया हूं जी, v अपने सीट पर है, i को इधर भेज दिया हूं, lm अपने सीट पर है, एन ई स्क्वायर ए टाउ को इधर भेज दिया हूं, ठीक है जी। अब यहां से देखो, अब मैं कह रहा हूं भाई पूरा का पूरा क्या है जी, नियत है, कांस्टेंट है। तार का लेंथ, तार का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉने है, ए है, एरिया है उसका, और टाउ क्या है, श्रांतिकाल बोलते हैं। श्रांतिकाल मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर होता है उनके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या श्रांतिकाल के नाम से जाना जाता है। v अपन आई इक्वल टू नियत, या v अपन आई इक्वल टू क्या दिया है, आर, और आर होता है एल एम अपन में एन ई स्क्वायर ए
टाउ, यही क्या है जी, ओम का नियम है। इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अब हम देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक क्या है। यहाँ अगला टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर ये था 8। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ये लिख लो, ध्यान से सुनना। देखो सब बवाल मचाने वाला क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि बार बार पूछते हैं और छूट गया तो फिर घबरा जाएगा, क्योंकि पूछने वाला है ये है। तो यहाँ से मुझे देखना है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम होता क्या है। तो देख लो, एक किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने वैद्युत परिपथ के लिए 2 नियम दिया था, और दोनों नियमों को आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सीखना है आसान भाषा में। और यह जो नियम है ना, तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन सकता है दोनों नियम से। या तो कभी कभी पहला पूछ लेता है, कभी कभी दूसरा पूछ लेगा, या तो कभी दोनों पूछ लेगा। या तो क्या कहता है उस पे न्यूमेरिकल, पहले वाले पे मैं आपको दिखाऊंगा हुबहू जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा, या तब ये क्वेश्चन करा भी दिए जाएंगे। अब देखो हुबहू इसका क्वेश्चन कराने का मतलब जो एग्जाम में पूछा हुआ है, और पहले ला पे भी पूछा है, दूसरे ला पे, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे भी न्यूमेरिकल पूछता है। तो थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्रिएट आपको नहीं होने वाली है। तो देख लो, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम क्या है, मैं बता दूं कि किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ के 2 नियम है, क्या है जी, किरचॉफ का 2 नियम है, जिसमें पहला नियम बताने चल रहे हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसका देखो एक और नाम है धारा का नियम। क्या बोलते हैं जी, धारा का नियम। एक और नाम है इसका संधि का नियम। क्या बोलते हैं जी, संधि का नियम। तो कुछ भी पूछेगा लिखना वही है, ठीक है जी। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, या धारा का नियम क्या है, या संधि का नियम क्या है। तो इन्होंने बोला था क्या, इन्होंने बोला कि किसी वैद्युत परिपथ में, मान लेते हैं कोई वैद्युत परिपथ दिया है, उस वैद्युत परिपथ में होता है जंक्शन यानी कि संधि। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि से होकर गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो सबसे पहले मैं लिख लूं, इनकी द्वारा दी गई थ्योरी क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में, क्या बोल रहे हैं जी, कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि से होकर, ध्यान सुन, क्या बोले जी, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि से होकर, किसी संधि से होकर गुजरने वाले समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात समेशन ऑफ i इक्वल टू 0, ये दिया था उन्होंने। तो ये बताया था, अभी मैं फिगर के साथ भी इसको करके दिखा रहा हूं। उन्होंने बोला था कोई भी संधि है, कोई भी जो वैद्युत परिपथ में है, उस वैद्युत परिपथ में जो संधि दिया है, तो संधि से होकर, जंक्शन से होकर जितनी भी धाराएं गुजर रही हैं, उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है जी, 0 होता है। तो ध्यान से सुन लो, अगर मैं यहाँ एक फिगर बना दूं, थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए अब मैं यहां से सबसे पहले एक फिगर बना दूं। मान लेते हैं ये संधि है, ये क्या है जी, हमारा संधि है, दिख रहा है, चेंज कर दिया। इस संधि से होकर जाने वाली, तो ये मान लेते हैं करंट इधर जा रहा है I1, इधर बाहर निकल गया, हमारे क्या हो जाएगा I2, ये है I3, ये है हमारा I3, और ये हमारा क्या हो जाएगा I4, कोई दिक्कत। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा I5, और ये हो गया I6, ठीक है जी। ऐसे कुछ धाराएं कुछ अंदर जा रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं। तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो जो धारा अंदर जा रही है, जैसे कहने का मतलब तुम्हें कोई पैसा दे रहा है,
लेके रख रहे हो तो पॉकेट में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ जाएगा। जब पैसा ऐसे आएगा तो रखते जाओगे पॉकेट में पैसा बढ़ जाएगा तो प्लस हो गया। उसके बाद से तुम पॉकेट में पैसा लिए और रोज खर्चा कर रहे हो, जब रोज ऐसे ऐसे खर्चा करोगे तो क्या होगा? पैसा खत्म होगा तो माइनस हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जंक्शन की तरफ आने वाली जो धाराएं हैं उनको प्लस से लिख लेना, और जो संधि से बाहर जाने वाली धाराएं हैं उनको माइनस से लिख लेना। बस इतना ख्याल रखना आप इसको लिखते वक्त। तो मैं इस पे लगा रहा हूं अब पहला रूल, संधि का रूल। देखो I1 अंदर जा रहा है, देखा जी करे जा। अब देखो I1 अंदर जा रहा है, देखो किनारे है तो ध्यान से सुनना क्या दिया हो जी। अब देखो यहां से I1, जब I1 देखोगे यहाँ तो अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा जी? I1 प्लस में हो जाएगा। फिर देखो I2 बाहर जो गया हुआ है, I2 कहाँ गया है? बाहर जा रहा है ना, तो बाहर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस में I2। फिर देखो I3 कहाँ गया जी? अंदर गया है तो प्लस में क्या हो जाएगा जी? I3। फिर देखो I4 बाहर गया हुआ है तो माइनस में क्या हो जाएगा जी? I4। फिर देखो I5 कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा I5। I6 कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है तो हो जाएगा माइनस में I6 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। उन्होंने यही तो बोला था, जितने इससे होके गुजर रहे हैं सबके सबका बीजगणितीय क्या होगा? 0 होगा। मैं रख दिया आने वाले को प्लस, जाने वाले को माइनस लिखा। तो यहाँ देखो अब सारे प्लस वालों को I1 प्लस I3 दो ही ठो प्लस है, बाकी सब माइनस है। I2 उधर जाएगा तो प्लस I2 हो जाएगा, I4 जाएगा तो प्लस I4 हो जाएगा, I5 जाएगा तो प्लस I5 हो जाएगा, I6 जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा? I6 हो जाएगा। ऐसे लिख लो, ठीक है जी। ए हो जाएगा। मतलब यहां से एक चीज और निकल के आ रही है, किसी संधि से होकर आने वाली समझ धाराओं का योग और उसे बाहर होकर निकलने वाली समझ धाराओं का योग आपस में इक्वल होता है। कहने का मतलब यह है I1 और I2 आ रही है, बाकी सब जा रहे हैं। मतलब आने वाली बराबर जाने वाली, पूरे आने वाली को एक तरफ लिख लो और पूरे जाने वाली को दूसरे तरफ, दोनों ही आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। न्यूमेरिकल में बस यही दिमाग लगाना, आने वाली को प्लस एक साइड और जाने वाली को एक साइड, तुरंत माइनस प्लस का झंझट खत्म हो जाएगा। ये देखो आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली बराबर क्या हो जाएगा? जाने वाली। ये हो गया आने वाली बराबर जाने वाली धारा। समझ गए होगे? ये पहला नियम है। इस पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम किसके सिद्धांत पे काम करता है? कौन सा कंजर्वेशन, क्या संरक्षण की बात करता है? तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये नोट पॉइंट लिख लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। नोट में लिखेंगे क्या जी? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, क्या नाम है जी? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है, समझ में आ गया? ये है पहला नियम। तो पूरा का पूरा बोर्ड सज चुका है, तुरंत फोटो खींचिए आपके लिए, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, किस लिए? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह एमसीक्यू में पूछा हुआ है, बाकी है 3 नंबर में पूछा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ देखना है बस, एक बार है वही ये याद होना चाहिए। जैसे याद होगा तुरंत बना सकते हैं, आने वाली बराबर जाने वाली। अब पूछना है कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना हम लोग को। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम या इसी को बोलते हैं लूप का नियम। क्या बोलते हैं जी? लूप का नियम। कई बार ऐसे बोलता है केबीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केबीएल लिख देगा, लूप का नियम लिख देगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिख लेगा। कुछ भी पूछे बताना हमको, यही है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही क्या बोलते हैं बेधड़क लाजवाब दिया हुआ है। तो सबसे पहले फिगर ही आपको समझना है। फिगर समझ में आ गया तो बाकी सब तो बल्ले बल्ले है। तो ध्यान से सुनना, मैं मान लिया यहां दिया हुआ है, इसका प्रतिरोध क्या है जी? R1 है। EMF क्या दिया है जी? E1 दिया है।
और इसमें करंट क्या बह रहा है, I1। ठीक ऐसे ही एक और दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस क्या दिया जी, प्रतिरोध R2, और ये क्या दिया मैप E2, और इसमें धारा क्या बह रही है जी, I2। इन दोनों को जोड़ते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं, और यहाँ लग गया हमारा बाह्य प्रतिरोध। ध्यान सुनो, तो इसके अंदर धारा I बह रही है, हमारा I1 है, ये I2 है, और यहाँ धारा बह रही है हमारा I3। जो I3 होगा ना जी रसगुल्ला, ध्यान सुनना कि I1 भी इधर से घूमते हुए आ रहा है और I2 भी, दोनों कहेंगे चलो अब साथ में घूमते हैं हम लोग इनके पास, इनके वहां पार्टी में चल रहे हैं। तो I3 के घर कौन कौन आ रहे हैं, I1 और I2 आ रहे हैं, I1 और I2 आ रहे हैं, दोनों I3 के वैल्यू। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 R2, तो क्या हो जाएगा R3 है। फिगर आपको समझ में आ गया, तो डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है इन लोगों ने बताया क्या, इन लोगों ने बताया, जैसे कहने का मतलब किरचॉफ ने, मतलब कि लिखोगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, उन्होंने बोला किसी बंद पास में, क्या बोला जी, किसी बंद पास में दो ठो लूप है, एक को देख लो, इसको ढक लो, ऊपर वाला पहला पास, भाई पहला पास है, ऊपर को छोड़ दो, है क्या है दूसरा का पास। तो किसी बंद पास में, बंद पास के प्रत्येक खंड में, क्या बोल रहे हैं जी, किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में धारा I और प्रतिरोध R का जो गुणनफल होता है, उन सबका बीजगणितीय योग, उसमें विद्युत वाहक बल E1 और E2 के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं इसका हिंदी में है क्या, किसी बंद पास, किसी बंद पास के प्रत्येक खंड, क्या बोल रहा हूं जी, सुनो, किसी बंद पास के प्रत्येक खंड, एगो ई वाला है एगो ए वाला है, तो बोलेंगे किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा I व, धारा क्या होता है जी, I व प्रतिरोध R, प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है, प्रतिरोध R का, R के गुणनफल, R के बहने वाली धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीज गणितीय, दिख रहा है, गुणनफल का बीज गणितीय योग, उसके ई क्या है जी, विद्युत वाहक बल, उसके विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ध्यान सुनो क्या बोला जी, कि किसी जो तार खंड में दिया हुआ है, मैं सबसे लिख दूं इसका अर्थात, अर्थात यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या बोलते हैं जी, E, या लिख सकते हैं समेशन ऑफ V इक्वल टू, सॉरी, समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ E। ये चीज आप ध्यान रखना, क्या होता है जी, समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन मतलब जोड़, IR बराबर समेशन ऑफ E होता है, समेशन ऑफ IR को भी लिखते हैं इक्वल टू समेशन ऑफ E, मतलब उनके भी विभवांतर, जो भी विभव दिया ना, इन सबका बीजगणितीय योग और उसके EMF के बीजगणितीय योग के आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखा हुआ है किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा व प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, अर्थात ये चीज है समेशन ऑफ I इक्वल समेशन ऑफ E होता है। तो ये चीज इतना लिख लोगे, ये तो थियरी हो गया, बट इसमें फिगर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब फिगर ही नहीं समझोगे, जब फिगर नहीं समझोगे तो आगे की बात क्लियर कैसे होगी, क्योंकि फिगर समझ में आएगा तभी जाके आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, जब फिगर समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अब फिगर से मैं इस पे दूसरा लूप रूल लगाने चल रहा हूं, तो अगर यहां तक हो गया हो तो फोटो खींच लीजिए, क्योंकि मैं अब इधर इसको इरेज करने वाला हूं, क्योंकि इसी के बगल में मैं इसको बताऊंगा। ठीक है जी, हो गया, चलो खींच लो पहले, चलो अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं, ए हो गया इरेज। अब ध्यान से सुनना,
ये रहा मेरा, इरेज हो गया। अब यहाँ मैं लिखने चल रहा हूँ, देखो इस फिगर से ही मैं पूरा का पूरा लिखने वाला हूँ, इसलिए आप फिगर को ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ हो जाएगा पहले पहले बंद पास में, पहले बंद पास में आओ तो ध्यान से देखो, पहला बंद पास है ये है ना जी, तो इस वाले खंड में धारा है I1, प्रतिरोध क्या है R1, तो हो जाएगा I1 और हो जाएगा R1। देखो घूमते 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 यूं आया, यहाँ मैं देख रहा हूँ तो I2 हमारे विरोध में जा रहा है, अगर यू ऐसे रहता तो प्लस करते, तो एक इधर से एक इधर से उल्टा जा रहा है, इसका मतलब साइन क्या चेंज हो जाएगा, इसका माइनस में हो जाएगा। I2 के साथ ये क्या दिया है R2, ये पहला लूप यहाँ से इसे आके खत्म हो गया, तो पहले लूप में हम आ जाएंगे, तो यह क्या दिया जी E1, पहले लिखेंगे E1, E2 क्या दीजिए उल्टा दिशा में है ना जी, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा E2, यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, फिर से देख लो, बार बार बता रहा हूँ, इसका कंफ्यूजन जो भी हो दूर कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत डाल देगा, अगर न्यूमेरिकल पूछ दिया तो फोटो हुए बना देता है। तो इस वाले में आओगे तो ये I1 और ये क्या हो जाएगा R1, फिर घूमते घूमते आएंगे इसके पास I2 और R2, प्लस होगा कि माइनस, डिपेंड करता है कि साइन उल्टा है कि सीधा है, यहाँ ऐसे आ रहा है, मतलब अगर हई से आएगा ना तो आमने सामने लड़ जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो I2 के साथ R2, फिर E1 माइनस में E2 कर दिए, ये पहले बंद पास में है। अब मैं लिख रहा हूँ दूसरे बंद पास के लिए, दूसरे बंद पास के लिए, दूसरे बंद पास में जब हम जाएंगे तो ध्यान से सुनना, अभी इसके पास जाना, देखो यूं ऐसे 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 घूम फिर के जाना है, जब घूम फिर के जाना है, देखो कहीं उल्टा साइन दिख रहा है, तो मैं ऐसे 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 सब सीधे साइन दिख रहा है ना, ये सब जैसे जा रहा है वैसे, तो दूसरे लूप में हम आएंगे तो इसके पास कहेंगे तू का है, दिख रहा I2 और R2, तो यहाँ हो जाएगा I2 और हो जाएगा R2 प्लस, घूमते घूमते आएंगे इसके बाद ये क्या दिया है I3 और ये क्या दिया जी R3 इज इक्वल टू, कहेंगे सेल का वो है क्या है E2, और कहीं दिया है नहीं दिया है, तो बराबर में क्या हो जाएगा जी हमारा E2 हो जाएगा। अब मैं कहूँगा I2 ये हो जाएगा R2, I3 का मान क्या दिया हुआ है रख लो, I1 प्लस में I2 और ये हो जाएगा हमारा R3 इक्वल टू E2, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यह दोनों जो इक्वेशन आ रहा है ये दोनों ही दोनों केवीएल ला पे आया हुआ है, और केवीएल ला नहीं रहता तो हम लोग ऐसे नहीं कर पाते, फिर बहुत दिक्कत होता। तो किरचॉफ का दूसरा नियम किसके बारे में बताता जी, बंद लूप, क्लोज लूप के बारे में बताया है, बंद लूप बोलते हैं उसको तो इस लूप के माध्यम से आप समझिएगा, ये पहला लूप है और है दूसरा लूप है, तो दोनों ही लूप में बताना है, तो एक एक लूप को सॉल्व, कभी भी डायरेक्ट मत सॉल्व करिएगा, पहले लूप ऐसे लूप बना लीजिएगा तब उसको सॉल्व करिएगा, जिससे क्या हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल चाहिए तो टॉपिक बताइएगा, उस टॉपिक को जरूर बताएंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि घंटी वाला बटन दबाएंगे तो सारा चीज नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको एक एक चीज मिल जाएगा, यहाँ से चिंता करने की बात नहीं है। बाकी आपकी जो भी चीजें होंगी कमेंट में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।